दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 1, संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इस पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है और संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलू क्या होते हैं, हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंध क्या हैं, इसके बारे में भी आप जानेंगे। लेकिन आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, इसलिए ये समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति कहाँ से, भारत के संविधान से हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर हमको संविधान बनाने की या संविधान क्यों जरूरी है। दोस्तों संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं जितने आप सोचते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या करता है। देखिए संविधान दोस्तों तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। आप कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, जैसे उनका व्यवसाय अलग अलग है, उनकी योग्यताएं अलग अलग हैं, उनके शौक अलग हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग है। उनमें दोस्तों स्तर देखा जाए तो कुछ धनी कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। और कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए और क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह की अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, या फिर क्या इस समूह को अपने कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। और भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग देंगे, लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद इस समूह को एक साथ रहना है। दोस्तों प्रत्येक सदस्य अनेक रूप से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है और इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बच्चा कह रहा है यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है, हमारे गांव में भी ऐसे होता है, लोगों की योग्यताएं, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें भिन्न होती हैं। और ये चाहे गांव की बात करें, कॉलोनी की बात करें, शहर की बात करें, ये सारी चीज़ें हर जगह पाई जाती हैं। दोस्तों इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियम यानी आधारभूत नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। तो ये जो भिन्न भिन्न योग्यता, क्षमता, पसंद नापसंद, जाति, धर्म के लोग हैं, वो एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हों। क्या इस समूह को ऐसे नियम बनाने चाहिए या ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। तो सबसे खतरनाक स्थिति इसमें होगी कि प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा और उसे ये नहीं मालूम होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। इसके अलावा किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय बना रहे।
लेकिन ये नियम केवल पता नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो संविधान का पहला काम आपने समझ लिया, वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और आपस में विश्वास बना रहे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है कि संविधान नियमों का ऐसा समूह है जिससे समाज को संचालित किया जाता है। और यहाँ पर एक बात हमने और जान ली कि उन नियमों पर लोग इसीलिए सहमत होंगे क्योंकि उनके सुरक्षा की गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें संविधान में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो संविधान की विशेषता वो ये है संविधान निर्माण की शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग की विशिष्टताएं क्या क्या हैं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उनको बनाने वाला कौन है, यानी उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन कुछ लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन दोनों में विवाद होगा, इसको कैसे सुलझाया जाए। इसलिए यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। दोस्तों, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। कैसे देता है? तो वो ये है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है और संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जाता है। राजतंत्र जो पहले व्यवस्था थी उसमें कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं यानी लोकतांत्रिक संविधान, इसमें निर्णय जो भी है वो मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? दोस्तों, प्राचीन यूनान में आप नगर राज्यों के बारे में पढ़े होंगे और प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों, ये सारे प्रश्न भी आते हैं। भारतीय संविधान या जो हमारा संविधान है उसमें देखिए ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के लिए पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा, और यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कानून होना चाहिए। और दोस्तों, ये काम भी हमारा संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो आपने जान लिया दोस्तों संविधान का दूसरा काम क्या है। देखिए, संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने वाले की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि नियम कानून कौन बनाएगा, तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया कि नियम मोटे तौर पर संसद बनाती है और संसद के लोग जो कानून का निर्माण करते हैं उसको बनाने वाले या उसको अधिकार देने वाले कानूनों का काम भी संविधान करता है। यानी संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तीसरी चीज़ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं या लिमिटेशंस। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं यानी उचित नहीं है।
उदाहरण के लिए, उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, उसने ये निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह यानी धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर जो हुए तो क्या होगा? तो इसमें स्वाभाविक ये है कि आपको ये लगेगा कि ये कानून उचित नहीं यानी अनुचित और अन्यायपूर्ण है। फिर भी यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे ज़रूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है दोस्तों, संविधान में यदि हमारे साथ अन्याय होता है या कानून हमारे अनुरूप नहीं बनते हैं, तो इसीलिए संविधान का तीसरा काम ये है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस लड़के के दिमाग में ये है, तो ओह, इसका मतलब ये कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। तो इसका उत्तर भी हम अभी देखेंगे दोस्तों। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी उनका उल्लंघन न कर सके। तो कैसे? तो इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार हमेशा पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण की गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा है। ये सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें ये अधिकार वापस भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों, संविधान जो है नागरिकों की शक्तियों के रूप में जो है नागरिकों की या सरकार की शक्तियों को सीमित करता है संविधान, क्योंकि नागरिकों के बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनके व्यक्तित्व विकास और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, समाज की कुछ आकांक्षाएं और लक्ष्य भी होते हैं। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का विवरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं, और जिन समाज में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। दोस्तों, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो, यानी जाति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा न हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वो नस्ली भेदभाव या प्रजाति भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। इसका मतलब ये है कि समाज की जो इच्छा या आकांक्षा होती है उसको संविधान अभिव्यक्त करता है। भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके।
जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कार्टून को आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वंदे मातरम और जनगण मन जो है गाने वाले लोग हैं और यहाँ पर नेहरू जी जो है इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 दिसंबर 1949 का ये कार्टून है जिसमें संविधान निर्माताओं को लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखा कि संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता यानी शक्ति प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। दोस्तों, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं, इनको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम ही नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व देता है। वो सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे, उसका संचालन करे। और इंडोनेशिया का संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। यहाँ पर देखिए, इस बच्ची के मन में विचार आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का क्या मतलब है यदि वे लोगों के जीवन को न बदल सकें। दोस्तों, हमारे संविधान में दो तरह के जो हैं, देखिए, एक मौलिक अधिकार और दूसरे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कुछ सकारात्मक कार्यों को जो है सरकार से करने की अपेक्षा रखते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। दोस्तों, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ ये है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में यानी शासन करने वाले लोग कौन कौन से होंगे, और संविधान बनने के पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। और दूसरे ये कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, यानी संविधान ही लोगों को मनमानी करने से रोकता है। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। और तीसरा और अंतिम, अब शायद ये संभव हो गया है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम दुनिया के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जा गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग रूप मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है और संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है और विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं और यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान भी बनाता है।
यहाँ पर देखिए एक कार्टून बनाया गया है यहाँ पर, जिसमें एक बगदाद से कह रहे हैं कि अब वे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। और एक आदमी कहता है मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। दूसरा कहता है मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। और एक कहता है मेरे पास कागज़ है, संविधान मुझे लिखना है। तो ये देखिए बगदाद शिया सुन्नी और कुर्दों के बीच जो इराक में समस्या थी उसका है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जाति समूहों में बहुत संघर्ष हुआ था। आइए अब जानते हैं दोस्तों संविधान की सत्ता के बारे में। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। और दोस्तों हमने देखा कि अधिकतर जो है समाजों में एक संविधान होता है, हम जानते भी हैं कि उसी के आधार पर देश का शासन चलता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न और कर सकते हैं कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, और तीसरा क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो दोस्तों अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। ये प्रावधान इसमें बनाया जाता है कि राज्य का गठन कैसे होगा, वो किन सिद्धांतों का पालन करेगा। और जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसको संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है। दोस्तों संविधान लिखना भर पर्याप्त नहीं है, उसका प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। एक कारण तो ये है, एक महत्वपूर्ण कारक है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब ये है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अधिकतर देशों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिसके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। दुनिया के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और देखिए 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी और संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनका समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। दोस्तों कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। लेकिन लोगों को जब ये पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है, तो ऐसा संविधान चल नहीं पाता है, लोगों का उसमें विश्वास नहीं होता है।
भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। इसलिए संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, दूसरी चीज ये है, देखिए, संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की एक विशेषता होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। जैसे जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें, क्योंकि उनके प्रति अन्याय किया गया होता है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। और यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान या आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने का ढांचा उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप इस विचार को प्रयोग में लाएं और स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनमें सभी लोगों को उसे मानने का एक कारण मिल सके। दोस्तों, कोई संविधान, देखिए, बुनियादी नियमों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा और गारंटी देता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन दे सके। जैसे भारतीय संविधान सभी को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण भेदभाव के जो है के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का जो जोर होना चाहिए वो संविधान में नकारा गया है, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी अपने यहाँ गारंटी दी गई है। अगर हम नेपाल के संविधान की बात कर लें, तो देखिए, नेपाल के संविधान निर्माण पर विवाद रहा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए गए। 1948 में, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन वहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी, और इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म कर दिया और वो लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, और अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया है। आइए देखते हैं दोस्तों, संविधान की सफलता के लिए जो शर्तें या गारंटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ तो ये है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। और ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिसमें कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके।
दोस्तों, संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि ये सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, और ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है और इससे शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं होने पाता है। जैसे भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। और अवरोध और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है, और यहाँ पर कोई भी संस्था अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। दोस्तों, संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वो समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। इसलिए जो संविधान होना चाहिए कठोर और लचीले के मध्य संतुलन यानी बैलेंस बनाने वाला होना चाहिए। दोस्तों, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने में और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। और जब आप भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को जो है आप महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। जीवंत दस्तावेज का मतलब ये कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने वाला। दोस्तों, अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर जो संविधान सुनिश्चित करता है, वही संविधान दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। और इस व्यवस्था में ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाए वे विश्वसनीय थे? और क्या संविधान ने सुनिश्चित किया कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या संविधान सबको कुछ कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और एक प्रश्न ये कि क्या संविधान लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है कि नहीं। मेन मतलब ये है कि संविधान से सभी वर्ग अपने को, कोई ऐसा वर्ग तो नहीं है जो ठगा महसूस करता हो, तो वो संविधान का आदर और सम्मान नहीं करेगा और उसके लिए संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे। दोस्तों, भारतीय संविधान औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने बनाया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना के लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसको कैबिनेट मिशन कहता है, उसने प्रस्तावित किया था। कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव किए गए थे? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया, ये आप जानते हैं। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं। अगला ये कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया।
प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। और दोस्तों, भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है कि संविधान को और प्रभावी और कामयाब या सम्मान के योग्य बनाया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के वाद विवाद में एक जो कथन है कि अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। इसका मतलब क्या है? तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये है कि जीवन का वो मार्ग जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को, इन तीनों को एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं जिनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी और स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि राजनीतिक लोकतंत्र जो हम बना रहे हैं उसके साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी बहुत जरूरी है। संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान का स्वरूप समझते हैं। दोस्तों, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई घटकर, और इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, इस तरह से उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें ये बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थीं। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। दोस्तों, यदि भारत का संविधान सभा देश के सभी लोगों द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई थी? तो बिल्कुल ही थोड़ी सी भिन्न होती, क्योंकि ये संविधान सभा पर इसी नाते एक जो है प्रश्न उठाया जाता है कि ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई नहीं थी। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी? दोस्तों, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के भिन्न वर्ग सहभागी हों, वहां ये भी जरूरी है कि वह केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित में ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने देश हित को, समाज हित को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे,
पहला ये कि भारत में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, न्यायपालिका की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। और संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, शिक्षा, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने यानी मत देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए थे। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। दोस्तों, संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया, यानी संविधान सभा में चर्चा और तर्कपूर्ण बहस हुई थी हर एक मुद्दे पर। दोस्तों, और इन सदस्यों ने अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। और संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है, और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यादगार अध्यायों में से है। दोस्तों, कार्यविधि जान लेते हैं। संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी? तो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है, और विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों को एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा हुई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले जो हैं आम राय यानी सर्वसम्मति से लिए जाएं और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर हर सरोकार का ध्यान रखा गया और ये तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उसका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली और इसके सत्र अखबारों में और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। जैसा मैंने महसूस किया, शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन से कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है प्रारूप समिति के सदस्यों के प्रति। दोस्तों, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है। कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है, उसमें एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम भी शामिल होता है। और भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। जैसे
संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पहले से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का रूप कैसा होना चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। और इन बहसों से जो निष्कर्ष निकले उसने ही संविधान को अंतिम रूप दिया। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। दोस्तों, इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित थे और उनका सारांश है। इस प्रस्ताव के आधार पर हमने हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया। और इस आधार पे ये कहा जा सकता है दोस्तों कि हमारा संविधान केवल नियमों और कानूनों का या प्रक्रियाओं का भूल भुलैया नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। देखिए, यहाँ पर संस्थागत व्यवस्थाएं संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक ये है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत ये रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग, आप जानते हैं कि शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और संविधान सभा ने इन अंगों के बीच जो समुचित संतुलन होना था उसको स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। दोस्तों, शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से कोई परहेज नहीं किया और उनके ये व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। दोस्तों, अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों के लिया और लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि ये बात से बिल्कुल इससे अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वो भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है या नहीं। और ये भारत का सौभाग्य था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। इसी आधार पर दोस्तों, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है कि हमने अपना कुछ नहीं किया है बल्कि दूसरे देशों से उधार लिया है। तो इस प्रश्न का ये जो आरोप है इसका खंडन इस आधार पर किया जा सकता है कि हमने भारत की जो व्यवस्था थी, समस्याएं थीं और परिस्थितियां थीं, उनके आधार पर दुनिया के अनेक देशों से हमने जो अच्छी चीज़ें थीं उनको ग्रहण किया है, नकल नहीं किया है। दोस्तों, जो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो हमारे प्रस्तावना का आधार बना था, उसमें देखिए भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कहा गया। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं उसका एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। और संप्रभु और स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी।
और इससे अलावा अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजाति क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। और अंतिम देखिए, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था नेहरू द्वारा प्रस्तुत, इसके ही जो बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये हमारे प्रस्तावना के आधार बने थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हम ये पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है कि वो ये है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। आइए देखते हैं दोस्तों, विभिन्न देशों के संविधानों से हमने किन किन प्रावधानों को लिया है। देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा। ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी विधि, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से, तो देखिए, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का सिद्धांत लिया है। और हमारा जो संविधान है दोस्तों, संघीय स्वरूप हमने कनाडा के संविधान से लिया है। एक अर्धसंघात्मक सरकार, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आइए इस अध्याय का निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने इस अध्याय के अध्ययन से क्या सीखा और जाना है। दोस्तों, ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिससे जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया हुआ संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दब कर रह गए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। और 3 वर्ष तक, देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष से थोड़ा ही कम समय लगा हमने संविधान जो बनाया। तो उसमें मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एक ऐसा संविधान, संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊं व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकें। और आप पुस्तक के अगले भाग में दोस्तों आगे के अध्यायों में इन व्यवस्थाओं के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो ये था आज का अध्याय दोस्तों, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान की पुस्तक थी, उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा, संविधान क्यों और कैसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था दोस्तों। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय संविधान क्यों और कैसे था। इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और अंत में हमने ये जाना कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और संविधान सभा ने किस प्रकार उस समय देश की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ तथा समस्याओं को देखते हुए भारत के लिए एक वृहद, विस्तृत और व्यापक संविधान का निर्माण किया, जो आज भी अपनी विशिष्टताओं के लिए दुनिया में अलग तरह का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
तो ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। ये अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं उसके लिए ये जो पहला अध्याय है कि संविधान क्या है, कैसे हो काम करता है, या फिर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, इन सब के बारे में आप इस अध्याय से विस्तार से जान सकते हैं। तो अच्छे से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।